ताकि किसी दूसरे की मदद की जरूरत है। अगर आपको किसी भी किस्म का खतरा महसूस हो तो पहले अपनी हिफाजत करिए। अब आप कुछ तस्वीरें देखेंगे जिन्हें देखकर आपको ये पता है कि ऐसी सूरत हाल में आप मदद के लिए जाएंगे या नहीं। अगर आप मदद के लिए जाएंगे तो मदद करें और अगर नहीं तो हौसला करें। इस वक्त तो मदद के लिए जाएंगे। हम सब करना है, हम काउंट करना है। मैं प्रेजेंट है सब यहाँ 94 क्यों नहीं है? इस सूरत में नहीं, हम काउंट इस सूरत में नहीं, इस सिचुएशन में वो बाइक वाला जो कंफ्यूजन होती थी वो ये है कि अभी एक्सीडेंट हो रहा है, जब तक आप ट्रैफिक डाइवर्ट ना कर दें या पेशेंट को साइड पे ना लें तब तक आप फर्स्ट एड नहीं देंगे, अदरवाइज एक्सीडेंट का माहौल हो सकता है। ऐसी सूरत हाल का सामना किसी को कहीं भी करना नहीं सकता। लिहाजा किसी भी किस्म की इंफरादी हालत की सूरत में फौरन डबल 1 डबल 2 या अपनी मुकाबली एम्बुलेंस सर्विस को कॉल करें। याद रखें, जब आप एम्बुलेंस को कॉल करें तो इन सवालों के जवाब देने की कहानी घर या आपकी जगह मौजूद है दोबारा ना करना। कोई भी मशहूर घर की जगह जैसे घर के साथ कोई पार्क या मस्जिद अपना टेलीफोन नंबर, मरीज की औसतन कुव्वत और मरीज की अहम शर्या मिसाल के तौर पर सांस रोकना, सीधे गले, गर्म मरीज इस वक्त होश में है या नहीं और वो सांस ले रहा है या नहीं। वीडियो देखेंगे आपने सोशल मीडिया पे वीडियो दिखी थी, एक लेक्चर जो है लेक्चर डिलीवर कर रहा था क्लासरूम में, शटर रूम कोलैप्स कर जाता है और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। अगर वहाँ पे कोई ट्रेन रेस्क्यूअर या वॉलंटियर होता तो उसकी जान बचाई जा सकती। इसी तरह एक वीडियो बेस ये है कि एक जो है ना ऑफिस बॉय है, वो वहाँ पे आया, उसको सडनली गाड़ी में रस्सी का कोलैप्स कर दिया वहाँ पर किसी वजह से, तो इस सिचुएशन में क्या करें? सर्विस क्या मदद कर सकता हूँ? एक्चुअली इमरजेंसी हो गई है, हमें एम्बुलेंस चाहिए फौरन। मैं हादसा का पता बताएं। हमारा पता सदर ब्लॉक नंबर 14 गली नंबर 3 प्लॉट नंबर 2 ऑफिस 17। ये इमरजेंसी जामिया मस्जिद के पीछे था। आपका नंबर बताएं। बताएं क्या आपको? देखो मेरे ख्याल में तो सीने में दर्द महसूस हो रहा था और अचानक से बहुत हो गई। इसकी औसतन उम्र क्या है? इसकी उम्र अंदाज़न 40 साल होगी। क्या आपको वो पूछते हैं? हमने तो इमोशनल आने की कोशिश की थी लेकिन वो तो जवाब नहीं दे रहे थे, मनाने में मदद कर रहे थे। क्या वो सांस ले रहे हैं? नहीं वो सुना। सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाएं आप महफूज हैं और आपको किसी किस्म के खतरे का खदशा नहीं। मरीज की जरूरत को बताएं और पूछें क्या आप ठीक है? अगर मरीज की जवाब
हर 2 मिनट के बाद सीधा दबाने का अमल रोकेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि मरीज़ की सांस बहाल हुई है। अगर मरीज़ की सांस बहाल हो जाती है तो हम मरीज़ को एक करवट पर लिटाएंगे। अगर मरीज़ की सांस बहाल नहीं होती तो CPR या सीधा दबाने का अमल जारी रखना होगा। आपके साथ कोई दूसरा शख्स मौजूद है उसकी मदद लेंगे। अगर आपके साथ कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं है तो सीधा दबाने का अमल आपको ही जारी रखना है। अब आपको आपके इंस्पेक्टर दोबारा से सारे स्टेप्स करके दिखाएंगे। ये जो आपने वीडियो देखी बेसिकली ये एक लैप्स हो गया बंदा, ठीक है। अब ये किसी भी रीज़न से अनकॉन्शियस हो सकता है, चाहे ये पानी में डूब गया है, चाहे इलेक्ट्रोक्यूशन हो गई है, फॉल फ्रॉम हाइट है, बहुत सारी किस्म की इमरजेंसी है जिससे ये बंदा जो है वो अनकॉन्शियस हो सकता है। तो जब आपने इसके पास आना तो सबसे पहले आपने सेफ्टी को इंश्योर करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी डिफरेंट साइड्स पे देखना है। हमारी कितनी साइड होती है? 6, अक्सर बंदे 4 कहते हैं, तो हमारी 6 साइड होती है। हमने 6 साइड्स पे देखना है, यानी कि पूरा एक जायजा लेना है, एक सामने एक बर्ड आई व्यू लेना है कि कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि ये बंदा जिस खतरे से 2-4 हुआ है उससे आप भी हो सकते हैं। हो सकता है बिजली की तार लटक रही है, उसको इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है तो वो आपको भी हो जाएगी, या ये रोड के सेंटर में पड़ा हुआ पीछे से गाड़ी है आपको भी कुचल दे। तो इस तरह का सपोज हम करें कि कोई भी जो हादसा है तो आपने उसको पहले व्यू करके देखना है और उससे सेफ्टी लेनी है आपने। अगर ये सड़क के बीच में फंस गए तो उसको आपने थोड़ा सा ड्रैग करके साइड पे ले आए, या बिजली की तार थी उसको साइड पे कर लिया, या पंखा ऐसा लटक रहा है आप देख सकते हैं उससे साइड पे हो जाएंगे आप। तो इस तरह आपने ये एक सेफ्टी लेनी है। उसके बाद आपने पेशेंट के पास आना है, ठीक है, और आपने नीलिंग पोजीशन में बैठना है। बेस्ट CPR जो होता है वो नीलिंग पोजीशन में होता है और ऑन द फ्लोर होता है, या किसी हार्ड सरफेस पे जिस तरह ये है, ठीक है ना। ये किसी चारपाई पे या मोटे मैट्रेस पे ज़्यादा फिजिबल नहीं होता है, सारी आपका जो कंप्रेशन है वो इसमें ज़ाया हो जाएगा। तो आप नीली पोजीशन में बैठ के तो आपने बिल्कुल ऑलमोस्ट टच करके बैठना है ताकि ये बंदा आपके स्ट्रेच में रहे। अगर आप पीछे बैठेंगे ज़रा सा भी तो फिर ये स्ट्रेच में नहीं आएगा आपके, ठीक है ना। बिल्कुल आपने बिल्कुल पास बैठना है। और सबसे पहले उन्होंने वीडियो में बताया गया था कम्युनिकेशन करना बंदे से, सेफ्टी लेना, सेफ्टी हमने कर ली और अब आगे कम्युनिकेशन। तो दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन, ज़्यादा आपने इनसे कुछ इंटरेक्शन करना है या अपना तारुफ कराना है तो साथ साथ आप शोल्डर टैप करेंगे। आप किसी और जगह पे टच नहीं कर सकते पेशेंट को, इसमें आपने क्या करना है, इस तरह शोल्डर टैप किया और साथ साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा नाम यासिर है, मैं रेस्क्यू 112 से हूँ, मैं ट्रेंड आदमी हूँ, क्या मसला होगा आपको, क्या नाम है आपका, इस तरह की आपने कम्युनिकेशन इनके साथ करनी है। तो यहाँ पे आपको ऑब्वियस होगा या वाज़ेह हो जाएगा कि यार ये बंदा अनरिस्पॉन्सिव है या रिस्पॉन्सिव है। अगर तो ये बंदा अनकॉन्शियस है, अनरिस्पॉन्सिव है, फिर CPR होगा, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो बंदा रिस्पॉन्सिव है, वो बता रहा है, फिर CPR नहीं होगा। चाहे उसकी कोई हड्डी टूट गई है, बाजू टूट गया है, कुछ और मसला है, ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर वो तो बता देगा कि मेरा ये मसला है, तो आपने उसकी मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। लेकिन अगर वो अनकॉन्शियस है, वो आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, ओनली इस सूरत में CPR होगा, ठीक हो गया। तो इसमें अब हमने कम्युनिकेशन कर लिया था, शोल्डर टैप कर लिया था, यहाँ पे पता चल गया बंदा अनकॉन्शियस है। तो यहाँ पे एक और स्टेप है, ये जो ट्रेनिंग है ना, ये स्टेप वाइज आपने ये स्टेप भी याद रखने हैं, क्योंकि एट द एंड आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। यहाँ पे हर बंदे की कम से कम 1 मिनट की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी, उसमें साथ तस्वीरें भी होंगी हर बंदे की। और फिर चूँकि ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, इसके आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे सबको इसके। अगर आप पास करते हैं वो यासिर साहब आपको बता देंगे कि आपने
किस तरह हमारा एक ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, तो उसमें आप छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे, वो इसी ट्रेनिंग से रिलेटेड, इवन उसमें वीडियोस भी हैं, तो आप सब देख के उसके आंसर कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी इसका मिलेगा। तो इसलिए हर एक की हैंड ऑन प्रैक्टिस और एक पिक्चर जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब मुझे आइडेंटिफाई हो गया ये बंदा अनकॉन्शियस है, तो अब आपने करना है रेस्क्यू को कॉल। ये एक स्टेप है यहाँ पे, इस स्टेप को नहीं आपने भूलना है। दोबारा रिपीट कर दो। यहाँ पे पहला स्टेप है सेफ्टी चेक करनी। सेफ्टी में इसको ऐड करना है, आपने ग्लव्स पहन लिए, मास्क पहन लिया, ताकि कंटेमिनेशन से बच सके, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज से आप बच सके। और अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो फिर आप कोई भी शॉपिंग बैग पहन सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या था, आप नीलिंग पोजीशन में बैठ गए, तो आपने कम्युनिकेशन की, उससे नाम पूछा, उससे मसला पूछा, अपना तारुफ कराया, उसको थोड़ी सी तसल्ली दी कि यार मैं ट्रेन बंदा हूँ, या मैं फर्स्ट एड जानता हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, या जो भी आपने तारुफ कराया, तो साथ आप शोल्डर टैप कर रहे हैं। ये स्टेप है, आप नोट डाउन कर लेंगे तो फिर आसानी हो जाएगी इसको। इसके बाद क्या होगा कि आपने कॉल करनी है रेस्क्यू को। वो कॉल अगर आप अकेले हैं तो फिर आप खुद कॉल करेंगे, ठीक हो गया। और अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो फिर किसी को बाय नेम बोलेंगे, जो भी कोई स्पेसिफिक, अली या हमजा या फातिमा अपना, उसको स्पेसिफिक, क्योंकि हमारे यहाँ ये कल्चर है कि जब हम हजूम में होते हैं तो जनरल एक ऑर्डर पास करते हैं तो कोई भी अमल नहीं करता। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। तो आपने स्पेसिफिक कहना है किसी को, ताकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने एक रेस्क्यू को कॉल करनी है, खुद अगर आप अकेले हैं, सामने बैठ जाओ, चेयर्स खाली हैं। तो फिर आपको उनको कहना, वो आपको सिग्नल देगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर किसी को कह देता हूँ अली या हमजा जी आप कॉल करें, तो वो ऐसे सिग्नल देगा क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। वो रेस्क्यू को कॉल करेगा ताकि आप जो ये एफर्ट कर रहे हैं तो रेस्क्यू उतनी देर में पहुँच जाए। वही जो हमारा 8 से 10 मिनट टाइम है, उसमें गाड़ी आपके पास पहुँच जाए, तो वो मजीद टाइम वेस्ट ना हो। तो मुझे जो नहीं पता चल गया, मैंने कॉल कर दी या करवा दी। कॉल से वापसी में क्या होगा, इसको कहते हैं कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर रेस्क्यू 112, ये कॉल फॉर एम्बुलेंस, कोई भी वर्ड बोल सकते हैं, कॉल फॉर एम्बुलेंस, तो वो बंदा कॉल करते हैं। उसके बाद क्या होगा, एलएलएफ, उन्होंने वीडियो में भी दिखाया, जो साइड से वो चेस्ट को देखते हैं। एलएलएफ 3 वर्ड है, एलएलएफ से क्या मतलब है, लुक लिसन फील। तो आप किस तरह करें, इस तरह कर लीजिए, आपका कान जो है वो पेशेंट के नाक और मुंह के पास चला जाएगा, ऑलमोस्ट बिल्कुल करीब, ठीक है। तो वो क्या होगा, लुक लिसन फील कैसे होगा कि आंखों से आप लुक कर रहे हैं, चेस्ट का राइज एंड फॉल, ठीक हो गया। लिसन और फील आप यहाँ से कर रहे हैं, मतलब मुंह से की आवाज़ आती है, नाक से कुछ सांस लेने देने की आवाज़ आती है, तो वो आप यहाँ से लुक लिसन फील एक तीनों प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है। लुक लिसन फील आपने कर लिया, तो उसके लिए आपको पता चल गया कि यार वो बंदा वाकई ही आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया कि वो बंदा अनकॉन्शियस है। फिर आपने सीपीआर स्टार्ट करना है। आप सीपीआर स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, ये रिपल लाइन, आप लोग जो भी डॉक्टर हैं आप लोग को इतनी जरूरत है, लेकिन नॉन डॉक्टर्स भी होते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये रिपल लाइन और ये स्टर्नल लाइन, ठीक हो गया। जो सेंटर पॉइंट बनेगा, जो दो लाइनें जो जा रही हैं उसमें जो प्लस का निशान आ रहा है जिस जगह पे, दोनों लाइनों से, निपल लाइन स्टर्नल लाइन से जो प्लस का निशान बन रहा है वो हमारा सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। वहाँ से हमारा ये जो हेड है, इसका ये नीचे वाला हिस्सा, इसको हमने वहाँ पे प्लेस करना है, और पावर हेड हम ऊपर रख लें, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जिसका जो भी पावर है वाइस वर्सा करने, अगर किसी का ये वीक है तो ये पावर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने मेरा ये वीक है तो मैंने ये यहाँ पे रख दिया पावर हेड इसके ऊपर, और ये मेरी पोजिशन बन गई इनके साथ, मैं नीली पोजीशन में होना चाहिए, मुझे बेस्ट ये है, ठीक है जी। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपने काउंटिंग शुरू कर दी है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। इस तरह आपकी कंप्रेशन चलेगी, और आपने हाथों की पोजीशन यही बनानी है, इस पर एक तस्वीर बना लेंगे। सब लोग ऐसे करें, ये जो पोजीशन है इसको ना, ये लेफ्ट है या वीक है, जिसका जो वीक है, और पावर है इसके ऊपर, और स्टेट ऐसे 90 का एंगल, स्टेट उस तरह इधर से तस्वीर बनाओगे। 90 का एंगल इसमें जरूरी होता है। 90 का एंगल कौन सा होता है, ये दीवार होनी चाहिए, ठीक है। जिसका ये दीवार है 90 के एंगल की, कहाँ से, यहाँ से मुझे कोई देख रहा है, अगर ये यहाँ से कोई देख रहा है तो ये 90 के एंगल पे होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट।
अगर ये आप एंगल चेंज कर देंगे, आप इधर चले जाएंगे 45 में या 50 में किसी एंगल में, तो वो फिजिबल नहीं होगा। उसमें भी आपकी हाथों की पावर लगानी पड़ेगी। इसमें आपने बॉडी वेट के साथ करना है। जब आप 90 के एंगल पे होंगे कि आपके शोल्डर बिल्कुल आपके हाथों के ऊपर हो, तो वो आपका बॉडी वेट के साथ चलेगा। ठीक है, ये बॉडी वेट के साथ करना है। और 1 मिनट में एटलीस्ट 100 से 120 टाइम, 1 मिनट में इसकी रेशियो कंप्रेशन की 100 से 120 टाइम होनी चाहिए। ठीक है ना, मिनिमम 100 ही नहीं। 1 मिनट में एटलीस्ट 100 कंप्रेशन आपने देने हैं। और ये जो ये 10 मिनट तक चलेगी एक्सरसाइज, क्योंकि 8 से 10 मिनट में आपने कॉल करती हुई रेस्क्यू की गाड़ी आपके पास पहुंचेगी। आप सीपीआर से उसी सूरत में छोड़ सकते हैं कि यार रेस्क्यू की गाड़ी आ गई है तो उनके हैंड ओवर कर दें, कोई डॉक्टर आ गया उसके हैंड ओवर कर दें, हॉस्पिटल आ गया उनके हैंड ओवर कर दें। या आप बहुत ज़्यादा अगर थक गए हैं तो फिर आप फ्रेश बंदे को दें टाइम, ताकि वो कंटिन्यू सीपीआर होता रहे। क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ जो है ना, ये तो आम बंदा वो डेथ को डिक्लेयर नहीं कर सकता लीगली। तो ये हॉस्पिटल, ये डॉक्टर ही डेथ को डिक्लेयर करेगा। उससे पहले आपने ये कंटिन्यू रखना है सीपीआर। और ये जो आपका समय साइकिल है, ये आपने हर 2 मिनट के बाद आप उसकी असेसमेंट दोबारा भी कर सकते हैं। हर 2 मिनट बाद आप पेशेंट की असेसमेंट दोबारा कर सकते हैं। असेसमेंट किस तरह होगी? वही LLF या शोल्डर टैप या कम्युनिकेशन, जिस तरह हमने ऑलरेडी इसमें असेसमेंट किया उसी पैटर्न पे आप दोबारा असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये 10 मिनट का इसलिए बताया जाता है क्योंकि 8 से 10 मिनट ही रेस्क्यू का टाइम है। तो कम से कम उससे पहले तो वो बंदा है उसको पूरा ऑन बोर्ड रखे ना, उसको उसके ऊपर अपनी वर्किंग जारी रखे। अच्छा, इसमें शायद आप लोगों ने कोई सवाल नहीं किए इस हवाले से कि पहले माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल ब्रीदिंग होती थी, नहीं किसी को याद किया वो किधर गई? एम्बोफेरेंट भी नहीं जी, पॉकेट मास्क नहीं। इसमें अब जो नई रिसर्च है ना, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वालों की जो नई गाइडलाइन है, भाई ये सब कुछ गौरव है, हमारा कुछ नहीं है। तो जो गाइडलाइन लॉ रहती है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है ना, तो अब ये उन्होंने ऑब्सलीट कर दिया सांस देना या आर्टिफिशियल ब्रीथिंग या आर्टिफिशियल पफ जो है ना, वो बैन है, ये वो ऑब्सलीट हो चुका है। उसकी रीज़न क्या है? उसके पीछे ये रीज़न है, हम कहते हैं कि जिस वक्त बंदा अनकॉन्शियस होता है उस वक्त उसके हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। ठीक है ना, उन्होंने रिसर्च की है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। उन्होंने इसको वेस्टेज ऑफ टाइम बताया है। आप वो कहते हैं जी ये सांस देना, पहले ये पुराना क्या होता था, अब नहीं है, लेकिन मैं पुराने का बता रहा हूँ कि हेड टिल्ट, चेन लिफ्ट, नोज पिंच और अच्छी तरह अपनी हवा भर के उसको जिस सील बना के माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल ब्रेथ देते थे पुराने सीपीआर में। तो ये ऑक्सीजन इसलिए हो गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पड़ा हुआ हार्ट में। वो कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी सीपीआर करें ताकि उसका ब्रेन का जो टाइम है जो 4-5 मिनट है, बी में डॉक्टर आप ज़्यादा बेस्ट जानते होंगे कि कितना टाइम होता है ब्रेन? 3 मिनट। चले हम 4-5 मिनट बताते हैं लोगों को, चले 3 मिनट लगा लें, ये 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट जो ब्रेन के पास टाइम है, वरना ब्रेन सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है कि आप सांस देने को टाइम लगा दें, 2 मिनट इस पर ज़ाया कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता वो पेशेंट आपको कितने मिनट बाद मिला है। वो अपने कमरे में एक सड़क पे गिरा हुआ, 2 मिनट उसके पहले ज़ाया हो चुके हैं। आप 2 मिनट और सांस लेने में लगा दें तो उसके 4-5 मिनट ज़ाया हो गए। तो इस वजह से उन्होंने इसको ऑब्सलीट कर दिया। आप माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल ब्रीदिंग नहीं है सीपीआर में, इंटरनेशनल जो सीपीआर है, ओनली कंप्रेशन इज सीपीआर। ठीक है जी, कंप्रेशन करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है, अगर वो ब्रेन की तरफ चला जाए तो ब्रेन बचेगा, अदरवाइज ब्रेन सेल्स डेड हो गए या पार्शियली भी डेड हो गए तो इंसान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये रीज़न है कि उन्होंने इस चीज़ को बंद कर दिया। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक तो और चीज़ें वजाहत तलब ये है कि आपने ये जो वेट डालना है बॉडी वेट के साथ होना है। तो एक अडल्ट बंदे में आपने 2 से 2.5 इंच आपने ये कंप्रेशन देना है चेस्ट को, 5 से 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर या 2 से 2.5 इंच आपने ये एक अडल्ट बंदे का ये जो कंप्रेशन है वो देना है, जो उसकी चेस्ट नीचे जाए। फिर उसको कहते हैं रिकॉइल करना, कि रिकॉइल जरूर, रिकॉइल से क्या बात है कि वो वापस आए अपनी जगह पे, चेस्ट नॉर्मल जगह पे। वो कब होगी कि जब आप इसको बॉडी वेट से करें, अगर आप हाथों की ताकत से करेंगे फिर वापस नहीं आएगी, फिर वो नीचे से नीचे दबती रहेगी चेस्ट। तो आपने जब बॉडी वेट से करना है एक दफा डाल के फिर नॉर्मल वापस आना है। होना ये रिदम
स्पीड वही है कि 1 मिनट में 100 दफ़ा कम से कम। तो आपने इसको जब दबा के वापस रिकॉइल होने देना है ताकि वो दिल जो नीचे है वो एक दफ़ा दबे और फिर वापस आए, ठीक है। इसको एलोकेट इसलिए किया गया था कि यहाँ पे हार्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर बच्चा हो तो ज़ाहिर है आप उसके ऊपर इतना वेट नहीं डाल सकते। ये अडल्ट बंदे का CPR है। अगर बहुत ज़्यादा कोई ज़ईफ़ आदमी है, बूढ़ा है या बच्चा है, तो बच्चे भी तो आप 2 फिंगर से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कोई बूढ़ा बंदा है तो उसको आप एक हाथ से करने इतना वेट ना डालें। लेकिन इस सूरत में चेस्ट ये जो रिब्स है ये टूट नहीं सकती है, तो उसकी इतनी अहमियत नहीं है। अगर बंदा रिवर्स नहीं होता तो चेस्ट को बचा के हमने क्या करना है रिब्स को, ठीक है ना। तो रिब्स अगर टूट भी जाए लेकिन अगर वो वापस आ जाए तो रिब्स तो जुड़ जाएंगे, आपको भी पता है। तो और एक इसमें चीज़ अहम ये है कि जब वो बंदा रिकवर हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एफर्ट से अभी रेस्क्यू भी नहीं आई है, कोई डॉक्टर भी नहीं आया, आपकी एफर्ट से वो बंदा रिवर्स हो गया, आपने असेसमेंट कर ली, पता चल गया वो रिवर्स हो गया, तो आपने उसको इस कंडीशन में नहीं रखना, रिकवरी पोजीशन, ठीक है ना। ये देखिए मेरे हाथों की तरफ ऐसे, और ये कोनी हेड को और ये कोनी हिप एरिया को सपोर्ट देते हुए आप इसको करवट दिला देंगे, ताकि जो है ना आप अगर उसको वॉमिटिंग भी आती है तो ग्रेविटी से ही निकल जाए। अगर आप वो स्ट्रेट रहेगा इस तरीके से तो वो फिर इसको उससे फिर उसको सफोकेशन हो सकती है या एयर में ब्लॉक या चोट हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसमें बड़ी मैटर करती हैं कि रिकवरी पोजीशन और आपने चेस्ट का जो दबाव देना है वो 2 से 2.5 इंच या 5 से 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया जी। क्लियर हो गया ना अब आपको कि इसमें सांस नहीं लेना हमने, सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन ही ओनली CPR है, और कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर कोई होगा तो साथ साथ कर लें, अगर करना है या फिर बाद में कर लेंगे। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया CPR का, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। और ये किसी भी रीज़न से मैंने बता दिया, चाहे करंट लग गया है, चाहे ड्रोनिंग केस है, डूब गया है, चाहे फॉल फ्रॉम हाइट है, चाहे कोई स्नेक बाइट है, कुछ भी है, अगर बंदा अनकॉन्शियस है तो फर्स्ट CPR ही होगा, बाद में उसको एंटीडोट लगेगी अगर सामने भी काट दिया, ठीक हो गया। तो ये था एक टॉपिक हमारा PLS का CPR। दूसरा है ब्रीथिंग कंट्रोल, वो भी नहीं डॉक्टर आपके लिए तो बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी उसका हिस्सा है, चलो देख लें उसको भी, तो उसके ऊपर भी मजीद बात है।